खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी। अंशुमान जी, शो में स्वागत है आपका। और कल एक बड़ा ऐलान हुआ है और उस ऐलान को देखिए तो कमोबेश ये बात है कि केंद्र सरकार जिन नीति निर्माताओं की, जिन राजनेताओं की आलोचना करती है मांग उठाने पे, और फिर से बाद में लगता है उन्हीं मांगों पर, उन्हीं लाइनअप्स पे गिव अप करके वही डायरेक्टिव जारी करती है जिसकी राज्य और कई सारे नेता, विपक्षी दल मांग करते रहते हैं। 1 मई से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों के लिए ओपन किया जा रहा है। हाँ, सिद्धांत, इस खर्चा पानी में आप सबका स्वागत है। जो नई पॉलिसी आई है, इसके पीछे जो राजनीति है उसको संकेत के तौर पर इतना समझ लेना जरूरी है कि सरकार के पास कोई वैक्सीन की लंबी रणनीति नहीं थी। ये बात हमें स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि जब पूरे केसेस का एक्सप्लोजन हुआ, जब मांग शुरू हुई, जब दबाव बनना शुरू हुआ, वैक्सीन की शॉर्टेज आना शुरू हुई, जो अभी भी है शॉर्टेज आना शुरू हुई, तब सरकार ने पूरी रणनीति को नए सिरे से वर्कआउट किया है, बदला है। और उसके बहुत सारे आयाम हैं जिन्हें समझना, और बहुत सारे सवाल हैं सिद्धांत। कल से शाम से बहुत सारे लोग तरह तरीके के सवाल सरकार की इस वैक्सीन की रणनीति पर हमसे पूछ रहे हैं, और उनके बहुत स्पेसिफिक डेटा पॉइंट हैं। कैपेसिटी कितनी है, कितनी बन पाएगी, कब तक मिल पाएगी, कितने लोगों को मिलेगी। तो वो सारी चीजें, और इस पॉलिसी में बिटवीन द लाइंस क्या है, इस पॉलिसी के अंदर क्या, जो नई पॉलिसी आई है, इसके क्या रहस्य हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, जरूर। अब पहली खबर है एक इंपोर्ट को लेकर, वैक्सीन के इंपोर्ट को लेकर जो खबरें आ रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर है, सोर्स खबर है। कहा जा रहा है कि सरकार जो है वैक्सीन के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी को माफ करने वाली 10% तक की इंपोर्ट ड्यूटी है वो माफ कर सकती है। और जैसा कल के आदेश में साफ हुआ है कि प्राइवेट एंटिटीज जो है वो भी अब इसमें शामिल हो सकेंगी। अंशुमान जी, ये तर्कसंगत है और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। मतलब इसमें जितनी देरी की जाएगी वैक्सीन की कैपेसिटीज आने में, या भारत में वैक्सीन की नई क्षमताएं आने में, या आयातित वैक्सीन के आने में, उतना ही समय लगेगा। सरकार, इस पर हम आगे बात करेंगे कि नई वैक्सीनेशन में प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, जो प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहा गया है इस नई पॉलिसी में, सरकार ने कहा है वो क्या है। लेकिन अगर वैक्सीन की कीमत सब्सिडी से बाहर जानी है, वैक्सीन को ओपन मार्केट में सेल के लिए रखा जाना है, जो कि 1 मई से शुरू हो जाएगा इस व्यवस्था के तहत, कि भारत में 1 मई से ओपन मार्केट में वैक्सीन मिलने लगेगी। आप अपने प्रैक्टिशनर्स के यहाँ जाके भी और बाकी लोगों के यहाँ जाकर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, जैसे कि बाकी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए चलते हैं, या एडल्ट का फ्लू वैक्सीन प्रोग्राम है जो चलता है। तो उससे पहले सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो इसकी लागत जितनी कम की जा सके, कम से कम प्रत्यक्ष रूप से टैक्स कम करते हुए वो की जाए। तो इसलिए इस बात की संभावना है कि सरकार इस पर 10% इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती है उसे घटाएगी। इससे रॉ मटेरियल जो वैक्सीन के लिए आता है वो भी सस्ता होगा। और अगर सारी कंपनियां भारत में बनी बनाई वैक्सीन सीधे इंपोर्ट करना चाहती हैं, जो कि करेंगी, क्योंकि तत्काल कैपेसिटी बनाने के लिए, तो उन्हें भी कीमत कम रखने में मदद मिलेगी इसकी, और ये काम जल्दी और हो जाना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है सरकार को हफ्ते भर 10 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पुतनिक की वैक्सीन आने को तैयार रखी हुई है। अगले महीने तक, अगले हफ्ते तक स्पुतनिक की वैक्सीन के डोजेस बाजार में आना शुरू होंगे, जैसा कि डॉक्टर रेड्डी ने कहा है, अगले 2 हफ्ते के भीतर, जो भारत में इंपोर्टेड वैक्सीन की पहली खेप होगी। और इससे पहले यदि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर तस्वीर साफ कर दे तो बड़ी राहत और बड़ी सहायता होगी लोगों के लिए। एक्सपोर्टर्स को काफी भरोसा मिलेगा, काफी बल मिलेगा वैक्सीन इंपोर्ट करने में। अंशुमान जी, अब जो वैक्सीनेशन का जो नया पूरा सेटअप आ रहा है उस पर मैं ये चाहता हूं कि मेरे 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। वैक्सीनेशन को जो प्रोग्राम 1 मई से लागू हो रहा है, ये बहुत बड़ा स्टेप है और इस पे लेकिन सवाल उठने लाजिम है। एक तो काफी आलस से भरा डिसीजन है। इस डिसीजन को आपको 2 महीने पहले ले लेना चाहिए था, ये साफ शब्दों में कहा जाना चाहिए, मुझे लगता है। और लेकिन इस पे मेरे सवाल है, मैं चाहता हूं कि इस पर बातचीत करें हम लोग। जी, मेरा पहला सवाल है वैक्सीनेशन को लेके प्राइसिंग। कहा जा रहा है और जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर की कॉपी से ये पढ़ के समझ में आ रहा है जैसा
कि जो 45 साल के ऊपर के वाले लोग थे उनको तो पिछले और चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम से वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन जो 18 के ऊपर वाले जो लोग आएंगे उन्हें वैक्सीन का मूल्य चुकाना होगा। ऐसा है या ये गलत रीडिंग है? नहीं, ये आप सही रीड कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन की इस पॉलिसी में जो चीज पढ़ने, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सही है। हालांकि सरकारों को इतनी गोल मटोल और इतनी उलझी हुई पॉलिसी नहीं लानी चाहिए थी, पर हमें जैसे हमने से शुरुआत से देखा है ना कि कोविड को लेकर या कोविड से पहले भी जाए, चाहे जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन हो, नीतियों में कोई निश्चितता या फोरकास्टिंग स्ट्रक्चर नहीं था। सरकार ने तात्कालिक तौर पर जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया तो ये कहा कि हम 250 रुपए की कीमत फिक्स कर देते हैं, सरकारी केंद्रों पर आपको मुफ्त मिलेगी, बाकी जगह अगर आप पैसा देना चाहें तो दे दें। तब तक सरकार के प्लान में, आइडिया में, यह था ही नहीं कि उसकी वैक्सीन की कैपेसिटी शॉर्ट हो जाएगी, किसी ने बात नहीं की थी। तब तक यह भी नहीं था कि आपको ताबड़तोड़ ढंग से 4-5 नई वैक्सीन को इंपोर्ट करने की और उन्हें अप्रूवल देना पड़ेगा। यह था कि कार्यक्रम धीमे धीमे चलता रहेगा। अब जो ये पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी से दो बड़े संकेत सरकार के भीतर दिखते हैं। पहली चीज तो ये कि 18 से 45 साल के लोगों के बीच में, यानी एडल्ट आबादी बहुत बड़ा हिस्सा है भारत का, जिसे वैक्सीन लगाई जानी है। और ये एक तरीके का मास वैक्सीनेशन अब हो रहा है। अब ये सामूहिक वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शक्ल लेगा 1 मई से। लागतें इसकी सबसे बड़ा सवाल है। सरकार ने सीरम से और भारत बायोटेक से जो वैक्सीन खरीदी थी उसको सब्सिडाइज किया था। उनके रेट्स क्या थे, उनके दोनों के अधिकारी पब्लिक डोमेन में उनके रेट्स अलग अलग कोट कर चुके थे कि 2 खुराकों की कीमत क्या होगी। सरकार ने उन्हें एक तरह से सब्सिडाइज किया था, और पूरा का पूरा जो वितरण तंत्र था, जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने खुद ली थी, क्योंकि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में काफी कॉस्ट आती है और इसीलिए वेस्टेज भी भारत में ज्यादा, उसको सेव करना, रखना और उसे कोल्ड चेन के जरिए पूरे देश में बांटने की लागत थी। अब यहां पर सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बात नहीं लिखी कि प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, पर पूरा स्टेटमेंट ये कहता है कि वैक्सीन की नई रणनीति में डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और प्राइस की रणनीति फ्लेक्सिबल कर दी गई है। इसका के दो महत्वपूर्ण अर्थ हैं जो हम समझ सकते हैं। पहले हम उत्पादकों के नजरिए से देखेंगे और फिर कंज्यूमर के नजरिए से, या जो वैक्सीन लेने वाले उनके नजरिए से देखेंगे, तो हमारे सामने स्थिति स्पष्ट होगी। फिर हम कैपेसिटीज और बाकी चीजों पर अगले सवाल पे चर्चा करेंगे। सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ा कि जब तक आप प्राइस डिकंट्रोल नहीं करेंगे वैक्सीन का, तब तक दुनिया का कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर भारत में आकर वैक्सीन बेचना शुरू नहीं करेगा। क्योंकि अगर या तो सरकार सारे वैक्सीन के डोजेस को सब्सिडाइज करने की गारंटी ले, उतना तो बजट ही नहीं है। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। वैक्सीन की उतनी कॉस्ट ही उठाने की क्षमता ना तो केंद्र सरकार में ना राज्य सरकारों में, भारत का टोटल हेल्थ बजट भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब जीडीपी के हिसाब से भी। तो वैक्सीन को डिकंट्रोल करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि प्राइसिंग अब फ्लेक्सिबल होगी। तो इससे पहली चीज तो ये कि जो कैपेसिटी नई क्रिएट की जानी है, उत्पादन बढ़ाया जाना है, आपूर्ति बढ़ाई जानी है, उसमें कम से कम मदद मिलेगी। अब कंपनियां आएंगी, उन्हें पता होगा कि उनको प्राइस तय करना है। अब यहां पर एक बड़ा पेंच है, पर वो प्राइसिंग कंपनियां और राज्य सरकारों के बीच तय होगी और कंपनियों और प्राइवेट ऑपरेटर्स के बीच में तय होगी। अब वैक्सीन का 3 लेवल का ढांचा हमारे पास 1 मई के बाद आएगा। एक वो ढांचा जिसका जिक्र आपने किया 45 साल के लोगों का, जो सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का पार्ट है, जो सेंट्रल वैक्सीनेशन या सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को सप्लाई करती हैं कंपनियां। वो आपको डेडिकेटेड अस्पतालों और वैक्सीन सेंटर में लगेगी, जिनमें आप कोविन के जरिए अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। वो अब दूसरा यह है कि राज्य सरकारें किस कीमत पर देंगी। इसके लिए राज्य सरकारों को वैक्सीन कंपनियों से नेगोशिएट करना पड़ेगा। उन्हें यह तय करना पड़ेगा कि कीमत क्या है, और यह बहुत आसान काम नहीं है। राज्य सरकारों के पास तो कैपेसिटी नहीं है अपने इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट करने की आरबीआई और बैंकर्स से। तो वैक्सीन की सप्लाई और उसको कैसे नेगोशिएट करेंगी, क्या प्राइसिंग तय करेंगी, हमें पता नहीं। फिर तीसरा जो स्ट्रक्चर आएगा, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन का ढांचा आने वाला है सिद्धांत, वो है प्राइवेट नेटवर्क का। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, इनके लिए कंपनियां क्या कीमतें तय करेंगी। सरकार ने कहा है कि 1 मई तक जो भी राज्य सरकार या प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वैक्सीन प्रोड्यूसर को अपनी कीमत तय कर देनी पड़ेगी। अब अजीब स्थिति देखिए, 1 मई तक तो भारत में कैपेसिटीज ही नहीं आ रही हैं। ये 2 ही तो सप्लायर है हमारे पास अभी फिलहाल, भारत बायोटेक और सीरम। जिन नई कंपनी, थोड़ी बहुत सप्लाई अगर हमारे पास आएगी तो स्पुतनिक से आ जाएगी, जो डॉक्टर रेड्डी शुरू करेगा 2 हफ्ते। मॉडर्ना ने कहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फुल है साल भर के लिए, उन्होंने ये कह दिया। तो अभी तो हमारे पास वो फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और जो बाकी 4, 5, 6, 7 कैंडिडेट्स हैं जिनको लाने की बात चल रही, उनकी तो कैपेसिटी और सप्लाई आने की बात ही अलग है। तो अभी तो मुख्य रूप से सरकार पूरा का पूरा वैक्सीनेशन कार्यक्रम इन 2 सप्लायर्स पर डिपेंड करेगा, जिनके पास सबसे बड़ी कैपेसिटी है। और थोड़ा हाथ इसमें
डॉक्टर रेड्डी की जो रशियन स्पुतनिक वैक्सीन है उसके साथ आएगा। अब हमें ये नहीं पता है कि प्राइसिंग को कैसे तय किया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा उलझन भी है और अपारदर्शिता भी है। सरकारें अगर राजनीतिक रूप से कहें तो ये वादा कर चुकी कि मुफ्त वैक्सीन देंगे, पर किसको मुफ्त वैक्सीन देंगे? अगर मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकली काल्पनिक तौर पर देखें कि एक सरकार अपने यहाँ मुफ्त वैक्सीन देने का फैसला करती है, तो किनको मुफ्त वैक्सीन देगी? और उस वैक्सीन देने के लिए क्या वो गरीबों को अलग करेगी? उनकी पहचान कैसे करेगी? ये कैसे तय किया जाएगा कि वैक्सीन का पात्र कौन होगा? या फिर वो एक कॉस्ट तय करेगी? एक और जो डिस्कशन इंडस्ट्री के भीतर चल रहा है, उसके नंबर्स हमारे पास नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन में क्रंच होकर आ जाए, कि मान लीजिए 250 रुपए का रेट जो केंद्र सरकार ने अपनी वैक्सीन के लिए तय किया है, बाकी राज्य सरकारें भी वही रेट तय करती हैं कि हम 250 रुपए पर ही वैक्सीन का पर डोज देंगे, यानी 500 रुपए का एक डोज होगा। तो राज्य सरकारों को फंड कौन देगा सब्सिडाइज करने के लिए? तो प्राइसिंग के मामले में हमारे सामने तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि प्राइवेट नेटवर्क में वैक्सीन 1 मई के बाद शायद तेजी से मिलने लगेगी, क्योंकि वहां पर कंपनियां जो रेट होगा 1500 रुपए, 1200 रुपए, 1400 रुपए, 2000 रुपए, वो जो सप्लाई का रेट होगा उसके पास उसमें मिलने लगेगा। अब इसका जो व्यवहारिक असर होगा, सिद्धांत जो चुनौतीपूर्ण है, कि बहुत सारे लोग जो वैक्सीन प्राइवेट नेटवर्क पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको वैक्सीनेट कौन करेगा और उन्हें कैसे बचाएगा? ये प्राइसिंग की तस्वीर है। और इस तस्वीर में एक चीज और जोड़ना यहाँ जरूरी है कि जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर भारत में 100 वैक्सीन बनती हैं तो 50 वैक्सीन केंद्र सरकार को मिलेंगी सीडीएल के लिए और 50 वैक्सीन राज्यों के बीच में बांटी जाएंगी जो राज्य सरकारें प्रोड्यूसर्स से, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से नेगोशिएट करें। अब ये बहुत जबरदस्त ऊहापोह उथल-पुथल यहां से शुरू। इस पर मैं आता हूं। मेरा एक सवाल प्राइवेट प्लेयर्स पे अपने बात करती है, वो सवाल मैं लेने आने वाला था कि मुझे एक चीज समझनी है। प्राइवेट प्लेयर्स के पास वैक्सीन है, अब मतलब ये ओवर द काउंटर वैक्सीन धीरे धीरे होने जा रही है, मुझे लगता है। आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए, जैसे आप रेबीज का इंजेक्शन लेते थे या टिटनेस का डोज लेते थे, बूस्टर डोज, आप लेकर अब वैक्सीन, कोविड का वैक्सीन लेकर आ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं। हो सकता है इसको मैटेरियलाइज होने में थोड़ा समय लगे। तो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आने से वैक्सीनेशन का स्ट्रक्चर किधर जाएगा अंशुमान जी? मेरी ये जिज्ञासा है कि क्या वो और ज्यादा हैपेजर्ड और ज्यादा असंतुलित और ज्यादा आपाधापी से भरा हो जाएगा क्या उसमें कोई स्ट्रीमलाइनिंग दिख सकेगी हमें? सिद्धांत, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइवेट सेक्टर के पास जाने के बाद वैक्सीन का स्ट्रक्चर और ज्यादा तितर बितर या उथल पुथल में इसलिए फंस सकता है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि भारत में वैक्सीन की कैपेसिटी तो बढ़े। पहले हम तो एक शॉर्टेज मार्केट में खड़े हुए हैं। सरकार ने एक शॉर्टेज प्रोडक्ट के ग्राहकों की संख्या बहुत बड़ी कर दी है। मतलब हम अभी भारत की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, हम आपको अभी नंबर बताते हैं, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके आधार पर हम उन लोगों को भी वैक्सीन नहीं दे पा रहे थे जो 45 साल वाले एज ग्रुप के कार्यक्रम में आते थे। उन्हें वैक्सीन नहीं दी जा पा रही थी, शॉर्टेज हो रही थी। यहाँ तक कि टीका उत्सव के दौरान ऐसी सूचना आई कि टीका उत्सव के दौरान वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन कम हो गया और इसके लिए सरकार को तात्कालिक तौर पर भारत की 2 कंपनियों को जो वैक्सीन बना रही थी, भारत बायोटेक और सीरम को, फंड देनी पड़ी और उनसे कहा गया कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी। तो जब भारत में वैक्सीन की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में, आपको डेटा यूज करता हूं जिससे लोगों को समझ में आए कि डेटा पॉइंट क्या है। बोफा मेरिल लिंच की एक रिपोर्ट आई है आज, भारत की वैक्सीनोमीटर रिपोर्ट है, जो ये बताती है कि वैक्सीन की स्थिति क्या है। भारत में अभी कैपेसिटी 75 मिलियन डोजेस की पर मंथ की है। 75 मिलियन डोजेस पर मंथ की कैपेसिटी अवेलेबल है भारत में इस समय, जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के पास है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वो अपनी कैपेसिटी को जून तक 100 मिलियन प्लस डोजेस तक लेकर जाएगा पर मंथ पर। सीरम ने कहा है 100 मिलियन डोजेस पर, और भारत बायोटेक ने कहा है कि वो जुलाई तक 12 मिलियन डोजेस पर मंथ की कैपेसिटी लेकर जाएगा। ये समझना जरूरी है। यानी 1 मई से आपका कार्यक्रम शुरू होगा तो जो आपके 2 फंडामेंटल वैक्सीन सप्लायर इंडिया में अभी मौजूद हैं, उनकी कैपेसिटी रैंप अप होने में, सप्लाई तक आप तक पहुंचने में तो और 2 महीने का टाइम मान लीजिए, 1-2 महीने का उनकी नई कैपेसिटी ऐड होने में जून और जुलाई आ जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर के पास तो वैक्सीन पहुंचे ना पहुंचे, अभी तो सिस्टम में वैक्सीन का प्रोडक्शन भी नहीं है। दूसरी एक और चीज, जो चीज हमें समझना जरूरी है, जहां से आप प्राइवेट सेक्टर की और वैक्सीन की सप्लाईज की बात करें कि क्या बाजार में इतनी वैक्सीन मिल पाएगी इस साल के अंत तक भी, सितंबर अक्टूबर तक। सरकार ने जो वैक्सीन अप्रूवल की नई प्रक्रिया की और फास्ट ट्रैकिंग की और इमरजेंसी अप्रूवल दिया सिद्धांत, उसमें 7 कंपनियां वैक्सीन के फ्रेम में हैं जिनके अभी अप्रूवल नहीं आए हैं। केवल सरकार ने कहा कि हम उनको अप्रूवल दे सकते हैं। सीरम और भारत बायोटेक हमारे पास मौजूद हैं। स्पुतनिक को
परमिशन मिल गई है, स्पुतनिक अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी। जो संकेत हमें और जो डॉक्टर रेड्डी की तरफ से बयान आ रहे हैं कंपनी की तरफ से कि वो अगले 1 महीने 1.5 महीने में सप्लाई शुरू कर पाएंगे। इसके बाद अभी कैडिला को कब तक अप्रूवल मिलेगा, जॉनसन एंड जॉनसन को कब तक अप्रूवल मिलेगा, नोवावैक्स को कब तक अप्रूवल मिलेगा, फाइजर को कब तक अप्रूवल मिलेगा और मॉडर्ना को कब तक अप्रूवल मिलेगा, हमें पता नहीं है। क्योंकि इनके लिए क्या सरकार शर्तें तय करती है, क्या इनके लिए इन्हें कोई ब्रिज टेस्टिंग इंडिया में करनी पड़ेगी, इनको फाइजर वाला तो मैं बता सकता हूँ कि फाइजर वाले के साथ इनके क्लॉज फंसा हुआ है। वो बिग बॉन्ड साइन करवाना चाहता है फाइजर बहुत लंबे समय से कि आपके यहाँ कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है तो मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, वो सारी वैक्सीन के साथ होगा। तो हाँ, मतलब तो सबके साथ होगा। और दूसरी चीज है उसकी एक ब्रिज ट्रायल भी करने की जरूरत है। क्या सरकार ब्रिज ट्रायल खत्म कर देगी, भारत के लोगों पे एक ब्रिज क्लिनिकल ट्रायल करेगी? क्योंकि अभी तो हमारे पास कोवैक्स के तीसरे फेज के डेटा का ही सवाल उठ रहा है कि हमारे पास कोवैक्स का ही तीसरे फेज का भारत वैक्स का जो डेटा है वो नहीं आया है। तो ये 3, अब आप इस स्थिति में समझिए कि 75 मिलियन की कैपेसिटी है, बढ़कर ये टोटल कैपेसिटी 112-113 मिलियन के आसपास अगर बढ़ेगी, दोनों की मिला ली जाए तो, और स्पुतनिक के आने के बाद होगी। तो जो आप बात कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पास वैक्सीन, पहले तो हमारे पास कम से कम वैक्सीन की कैपेसिटी तो तैयार हो जाए, इतनी कैपेसिटी तो हो कि हम दे सकें। सीरम इंस्टीट्यूट काफी समय से 3000 करोड़ केंद्र सरकार से मांग रहा है वैक्सीन के। हाँ, तो अब अगर मान लीजिए इनके अप्रूवल्स में, इनकी टेस्टिंग में सिद्धांत कम से कम 3 महीने 4 महीने 5 महीने का समय लगता है तो भारत में जिस आबादी को हम वैक्सीन देने की नीति पर कल उत्साहित हो रहे थे उस नीति में वो हमें यही नहीं बताती है कि भारत में कैपेसिटी आएगी कब तक। आप सोचिए कि मतलब कैसी असंतुलन की बात है। सरकार ने कह दिया कि 18 साल से ऊपर वालों को 1 मई से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, पर यह नहीं बताया कि भारत में वैक्सीन की कैपेसिटी कब तक तैयार हो जाएगी। मैं ये आशा करता हूं कि वैक्सीन प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाने के बाद रेमडेसिविर वाला हाल ना हो, रेमडेसिविर वाली स्थितियां ना हो। देखिए, रेमडेसिविर और वैक्सीन को में थोड़ा फर्क है, क्योंकि रेमडेसिविर जो है वो क्राइसिस से रिलेटेड दवा थी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सरकार संभाल नहीं पाई। वैक्सीन एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है और वैक्सीन ऑब्वियसली अंशुमान जी, लेकिन रेमडेसिविर के साथ भी यही केस है ना। रेमडेसिविर के साथ अधिकतर लोग प्रिवेंटिवली होल्ड कर रहे हैं वैक्सीन रेमडेसिविर को। मतलब मेरे साथ कई सारे केस है, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया लोगों से, तो लोगों को बताया कि भाई डॉक्टर ने हमें सजेस्ट नहीं किया, तब भी हम रेमडेसिविर अपने पेशेंट को लगवाना चाह रहे हैं, इसलिए वो रेमडेसिविर खोज रहे हैं। तो मतलब क्राइसिस, जब आप इस तरह की आपदा में फंसते हैं तो आपको हर चीज क्राइसिस नजर आती है। देखिए, रेमडेसिविर की समस्या सिद्धांत होल्डिंग की है, कालाबाजारी की है, गलत डिस्ट्रीब्यूशन की है, सरकार की गलत प्लानिंग की है। वैक्सीन की समस्या तो अभी फंडामेंटल शॉर्टेज की है, अभी तो प्रोडक्शन कैपेसिटीज की है। सरकार ने अगर ये काम दिसंबर में कर लिया होता कि दुनिया भर की 7 वैक्सीन बड़ी कंपनियों को बुला लिया होता, उन्हें कैपेसिटीज दे दी होती, तो हम आज इस स्थिति में होते। तो अभी तो हम शॉर्टेज के मार्केट में खड़े हुए हैं। अभी तो और जो बन रही होगी उसमें भी 85% इस इतनी बड़ी आबादी के लिए अवेलेबल होगी। फिर उसमें भी राज्य, कौन सा राज्य कितने केस वो बुक करा लेता है एडवांस में पेमेंट करके, किस राज्य के पास इतना फंड होगा कि कितना बड़ा कोटा वो खरीद लेगा। तो क्या होगा, किसी राज्य में जिसके पास फंड होंगे उसे ज्यादा वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि अब तो कंपनियों और स्टेट गवर्नमेंट के बीच सीधा तालमेल होगा। और अब चूंकि कंपनियां जो आ रही हैं उन्हें भारत के सरकार के कामकाज करने के तरीके मालूम है, तो एडवांस पेमेंट मांगेंगी, वो बैंक गारंटीज मांगेंगी। ये लगभग उसी तरीके की बात होगी जैसे कि आप बाकी चीजें सरकारें खरीदती हैं गवर्नमेंट परचेज में, उस तरीके की चीजें होंगी। तो अभी तो हमारे सामने सरकार को इस नीति में यह बताना चाहिए था कि जिस आबादी को दी जाने वाली वैक्सीन है सिद्धांत, उसके लिए कैपेसिटी कब तक आएगी। इसका कोई, इस पूरी पॉलिसी में इसका कोई जिक्र न और कोई टारगेट फिक्स किया गया। लेकिन कम से कम सरकार को जुलाई तक टारगेट फिक्स करना चाहिए था कि जुलाई तक हम इंश्योर कर देंगे कि भारत में कम से कम 2 वैक्सीन कैपेसिटी तैयार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये लगभग वही स्थिति है जो बात पिछले साल हमने जो था उससे ही समझौता करने की कोशिश की। अब यही वही स्थिति जिसे पिछले साल कहा गया था कि साहब 162 ऑक्सीजन के प्लांट लग जाएंगे साल भर में, लेकिन दूसरी फेज और 33 लगे। तो जो टारगेटिंग होती है ना प्लान में सरकार के साथ कि हम टारगेट फिक्स करेंगे और उसको अचीव करेंगे कैपेसिटीज का, तो हमारे सामने कैपेसिटीज का एक बड़ा कांस्टेंट अभी वैक्सीन में दिखाई दे रहा है। और ये कांस्टेंट कब तक पूरा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से इसको ओपन करके खोल दिया और एक तरीके से वैक्सीनेशन के पूरे कार्यक्रम को राज्य सरकारों की तरफ बढ़ा दिया है कि आप देखिए आपको कैसे बांटनी है। अंशुमन जी, मेरा आखिरी सवाल है, समय कम है इसलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं इसको। अब राज्यों के पास सीधे सीधे कंपनियों से खरीदने के अधिकार आ रहे हैं। राज्य सीधे सीधे सीरम से खरीदें, चाहे भारत बायोटेक से खरीदें, डॉक्टर रेड्डी से खरीदें,
आगे आने वाली जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, जिससे खरीदना हो खरीदें। मैं यहाँ पर एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ दर्शकों के सामने और आपके सामने कि क्या हम सही तरीके से बढ़ रहे हैं आगे। एक राज्य है महाराष्ट्र और एक राज्य है बिहार। आप इन दो राज्यों को लीजिए। महाराष्ट्र है जो जाहिर सी बात है, इसमें कोई गुरेज नहीं कहने में कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव राज्य है। एक्टिविटी अच्छी है, इकोनॉमिकली रिसोर्सेज उसके पास मैनेज करने की क्षमता ज्यादा है। महाराष्ट्र खरीदता है वैक्सीन और फिर बिहार खरीदता है वैक्सीन। बिहार से हम जानते हैं कि इकोनॉमिकली उतनी स्टेबिलिटी नहीं है बिहार के अंदर, तभी तो हम बार बार इसको स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांगे देखते रहते हैं। क्या एक असमानता की लड़ाई और एक आर्थिक रूप से एक संघर्ष की लड़ाई देश में नहीं शुरू होगी? मैं यहाँ पर विपिन नारंग हैं और MIT के एसोसिएट प्रोफेसर, तो उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था सुबह अंशुमान जी, और मुझे लगा ये सवाल, उन्होंने कहा है कि इंडिया डजंट हैव नियरली इनफ सप्लाई टू वैक्सीनेट एवरीवन ओवर 18, especially since those approved are double dose. Government of India knows this, so it buck passes to states. उन्होंने सारी सब कुछ स्टेट्स के हवाले कर दिया। Rich ones will hoard and poor ones will die, and Narendra Modi will wash his hands of a colossal federal failure. ये बात मैंने आपसे पहले शुरुआत में कही ना कि जी। बिल्कुल वही बात है कि इतनी बड़ी स्कीम घोषित करने से पहले सरकार ने पलट के सोचा भी कि कैपेसिटीज कहाँ है हमारे पास। वैक्सीन अभी बायर्स का मार्केट है, सप्लायर्स का मार्केट नहीं है। बायर्स की संख्या ज्यादा बड़ी कर दी है सरकार ने और सप्लायर्स बहुत छोटे हैं। अब यहाँ दो तरीके की लड़ाइयां शुरू होंगी। एक लड़ाई तो ये शुरू होगी जिसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि जिस राज्य के पास संसाधन होंगे, ताकत होगी या केंद्र सरकार हो सकता है दखल दे दे कुछ राज्यों के पक्ष में, उन्हें एडवांस कैपेसिटीज वो बुक करेंगे। भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट या स्पुतनिक के जो 3 कंपनियां फिलहाल हैं, ये एडवांस कैपेसिटीज बुक करेंगे और उस हिसाब से प्रोडक्शन करेंगी। जितनी बड़ी आबादी है तो इसमें यह देखने की बात होगी कि कौन सा राज्य किस कैपेसिटी पे बुक करता है। अगर वो सब्सिडाइज करता है तो उसे एडवांस में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बजट के हिसाब से महाराष्ट्र और बिहार में इस समय ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है। पूरे 1 साल से सारे राज्यों के बजट बुरी तरह ध्वस्त हैं। उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का पैसा नहीं, वो वैक्सीन कहां से बांटेंगे। राज्यों की स्थिति यह है कि वो ऑक्सीजन उधार खरीद रहे हैं। अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम से पैसे मांगने की बात महाराष्ट्र ने की थी। तो ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र का भी बजट उतना ही फ्रेजाइल है। तो पहली चीज तो यह कि कम कैपेसिटी में ज्यादा लोगों को के लिए वैक्सीन खोल देना। अब यहाँ दुविधा क्या थी, हमें समझना पड़ेगा। केंद्र सरकार की दुविधा थी कि वो कुछ करते हुए देखना चाहती थी, तो उसने वैक्सीनेशन खोल दिया, लेकिन कैपेसिटी रैंप अप होने में लंबा समय लगेगा। और उस दौरान जो भागदौड़ मचेगी उसमें क्या होगा, जो मुझे दिखता है, मतलब हम हाइपोथेटिकली इसको अंदाज कर सकते हैं कि शायद जो सप्लायर हैं वो सरकारों के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल नेटवर्क को वरीयता देंगे, क्योंकि वहां उन्हें अपफ्रंट पेमेंट और कैश फ्लो की गारंटी मिलती है और वहां पर उन्हें सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह हो सकता है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन मिलने लगे 1500, 1600, 2000, 2500 रुपए के रेट से, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगाएं। और ये बात कल मुझे एक दवा कंपनी के बड़े अधिकारी ने खतरा जाहिर किया कि ऐसा ना हो कि भारत में वैक्सीन की चूंकि कैपेसिटीज आते आते सितंबर अक्टूबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, और फिर अप्रूवल होते होते और जितनी कैपेसिटी चाहिए, तो ऐसा ना हो कि भारत में वैक्सीन का एक इलीट क्लास तैयार हो जाए जो केवल वैक्सीनेट हो पाए आने वाले समय में। बाकी सरकारें जैसे धीमे धीमे कार्यक्रम चलाती हैं अस्पताल बनाने का और बेड लगाने का और दवाएं बांटने का, ये उस तरह से प्रक्रिया लंबी चलती रहे। और यहाँ आज चीज हमें समझना जरूरी कि हमारे पास डेटा मिल रहा है, क्योंकि हम डेटा पॉइंट पर ही बात करते हैं आमतौर पर खर्चा पानी में। बोफा मेरी लिंच ने जो कल की पॉलिसी के बाद सिद्धांत अपना प्रोजेक्शन दिया है वो प्रोजेक्शन हमारी पूरी इस पॉलिसी की, पूरी जो कल पॉलिसी आई इसका बॉटम लाइन है। वो ये बता रहा है कि किसी भी स्थिति में भारत में 2021 तक 30 से 40% पॉपुलेशन को से ज्यादा को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी। 34 से 40% का नंबर उन्होंने दिया है। बहुत तेज अगर वैक्सीनेशन कार्यक्रम दौड़ाया जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम दौड़ाया जाता है, तो 40 से 45% लोगों को वैक्सीन मिल पाएगा डबल डोज में, दोनों डोज में। अगर राज्य सरकारें अपने सारे फंड खोल देती हैं और सरकार बहुत तेजी से, अब बहुत सारे किंतु परंतु हैं, सरकार अगले 15 दिन में सारे वैक्सीन को अप्रूवल दे देती है, दुनिया भर की वैक्सीन को, उन्हें स्पेशल कैपेसिटी ऑगमेंट कर दी जाती है, इंपोर्ट खोल दिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो भी हम इस स्थिति में होंगे कि हम 30 से 40% लोगों को
2021 कैलेंडर ईयर 2021 में 30 से 40% लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। हम करीब करीब कितने 11 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ से ऊपर डोजेज हम एडमिनिस्टर कर चुके हैं, 1 सिंगल डोज, और सेकंड डोज अभी एडमिनिस्टर किए जाने हैं काफी लोगों को। तो ये वास्तविक स्थिति है। अब आप वैक्सीन की खबर के लिए दिल्ली की तरफ मत देखिए, अब आप वैक्सीन की खबर के लिए पटना की तरफ देखिए, लखनऊ की तरफ देखिए, मुंबई की तरफ देखिए, जयपुर की तरफ देखिए। वहां की सरकारें कितनी एफिशिएंट है, कितने संसाधन लेकर वो कितनी तेजी से नेटवर्क बनाकर वैक्सीन पहुंचा सकती हैं। अब जिम्मेदारी उनकी है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से वैक्सीन का बाजट का कार्यक्रम खोलकर राज्यों के हाथ में सौंप दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना मैनेजमेंट के लिए भी राज्यों पर ही सब कुछ डाल दिया था। कल अमित शाह का इंटरव्यू था टाइम्स नाउ के साथ, इस पर वो कह रहे थे कि राज्यों को सारी सुविधा दी, राज्यों ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। अब ये राज्यों के हाथ में है कि वो कैसे और किस तरह से अपने यहाँ लॉकडाउन लगाते हैं, कोरोना को मैनेज करते हैं, और वैक्सीनेशन भी अब राज्यों के हाथ में। और ये था आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा, सवाल पूछकर बताइएगा, हमें सुझाव दीजिएगा, शिकायत कीजिएगा। वैक्सीनेशन है, कोविड की सेकेंड वेव है, तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं, जनता के हैं, जो हो सकता है कि हम एक बार में न पकड़ पाएं। अगर आप कहेंगे तो हो सकता है कि हम उस पर भी बात करें। आप लल्लन टॉप देख रहे थे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।